नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारत@7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे आपको बताएंगे राज्यवार खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कथित मूडा लैंड स्कैम में सिद्धरामैया की याचिका की खारिज। राज्यपाल ने सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के दिए हैं आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा रहा ऐतिहासिक। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। प्रधानमंत्री ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर कल होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी समेत भाजपा के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी। कुमारी शैलजा की नाराजगी के बीच कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कप्तान हुड्डा परिवार ने संभाली। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फिर से मुख्यमंत्री पद पर जताई दावेदारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान के प्रतिष्ठानों में सघन जांच के दिए आदेश। कर्मचारियों की पुलिस जांच के भी निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स, ये सब नहीं मंजूर। इजरायल ने लेबनान पर हमले किए तेज। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया निशाना। 558 से हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर दागी कई मिसाइल। और सुर्खियों के बाद आइए अब राज्यवार खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात मूडा घोटाले में सिद्धरामैया को लगे झटके की। जमीन घोटाले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आज कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसे रोकने के लिए सिद्धरामैया कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने सिद्धरामैया से इस्तीफा मांगा है, तो कांग्रेस कानूनी विकल्पों की बात कह रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मूडा लैंड स्कैम में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सिद्धरामैया की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा साइट आवंटन मामले में अपने खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले की जांच जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। It appears that it is exhaustive, and after it having duly considered numerous judgments of the various honorable high courts as well as the honorable apex court, the judgment has been rendered. So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner. Okay, that would be available to the honorable chief minister. We cannot deny the right of appeal, but our preparation would pretty much be the same, since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. We would try to obtain the certified copy. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से गलत तरीके से जमीन हासिल करने के मामले पर बीते लंबे समय से आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। I will discuss with the legal experts and also with my cabinet colleagues and party, and also with the High Command, what action to be taken legally to be spelled out. कर्नाटक के सीएम के इस भ्रष्टाचार के मामले पर भाजपा लंबे समय से पूरे राज्य में आंदोलन चला रही है और अदालत से इस मामले में सख्त टिप्पणी आने के बाद पार्टी अब सिद्धरामैया से इस्तीफा मांग रही है। जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राज्य के उच्च न्यायालय
और कर्नाटका हाई कोर्ट आज के जजमेंट में क्लियरली बताया है जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूरा सही है। तो मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट को मानते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल आरोप है कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती की 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई। इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गईं। ये जमीन सिद्धरमैया की पत्नी और उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी थी। आरोप है कि मुडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। आरोप है कि विजयनगर में जो साइटें आवंटित की गईं, उनका बाजार मूल्य केसारे में मूल भूमि से काफी अधिक है। कुछ महीने पहले ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जमीन खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद सिद्धरमैया ने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए कर्नाटक के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का और बात खाद्य पदार्थों में मिलावट पर योगी सरकार की सख्ती की। उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट्स पर अब मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रेस्टोरेंट के संचालकों को अब रखनी होगी शुद्धता की गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि खान पान की चीजों की सुरक्षा के लिए टीम जाए और वहां पर गहन जांच कर सत्यापन करे। लोगों की थाली किस तरह शुद्ध होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खाने पीने की चीजों में थूकने, मानव अवशिष्ट मिलने और प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अवशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल्स, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किया जाना आवश्यक है। पूरा रोक लगेगा, चूंकि वो वेरिफिकेशन के साथ रहेगा। अगर मिल गया, देखा जाएगा तो निश्चित रूप से सजा का पात्र होगा। अभी तो नम्मे ने कहा था हम ही नहीं, भाग गया, कहते साहब हम मालिक नहीं थे और हम जो है उसमें दूसरा नौकर था, हैं, हम नहीं जानते थे कि वो आया था, एक दिन के लिए खड़ा था। ये बहानेबाजी, क्योंकि पुलिस कहाँ खोजेगी, किसको खोजेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। वहीं खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर्स, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। और इस फैसले में जो होटल, रेस्टोरेंट, ऐसी दुकानें हैं जहाँ के सीसीटीवी कैमरे को अनिवार्य किया है, स्वच्छता रखने पर विशेष जोर दिया है और दुकानदार, उसका मैनेजर है, प्रबंधक है, उसके कर्मचारी हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन करेगी और उनके अपने सारे कर्मचारियों का दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों के सभी हिस्सों को सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। इसके अलावा खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। देश भर में चल रही तमाम खबरों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि खान पान की चीजों की शुद्धता की गारंटी होगी, होटलों में सीसी कैमरे लगेंगे और साथ ही साथ खाना परोसने वाले ग्लव्स और मास्क भी लगाएं, क्योंकि मानव जीवन के स्वास्थ्य का सवाल है। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के बाद अब चुनाव आयोग के झारखंड दौरे की खबर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब जल्द ऐलान हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड में 2 दिनों तक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर देते हुए राज्य और जिला प्रशासन को पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति आगाह किया है।
झारखंड विधानसभा चुनाव की भूमिका और भूमि लगभग तैयार हो गई है। बस अब तारीखों के ऐलान का इंतजार है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में 2 दिनों तक सभी पक्षों के साथ मैराथन बैठक कर तैयारियों का आकलन किया, सुझाव लिए और निर्देश भी दिए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों, एनफोर्समेंट एजेंसी और प्रशासनिक तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ अलग अलग विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बैठक के बाद कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ किया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे और आयोग इसके लिए तैयार है। आयोग हमेशा तैयार रहता है, वो नियम हमेशा हम बिल्कुल तैयार हैं। आयोग ने रांची, खूंटी, चतरा, लातेहार में अफीम के विरुद्ध अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सख्त निगरानी की हिदायत दी है ताकि अवैध शराब, कैश तथा अन्य प्रलोभन की चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई उपाय भी सुझाए ताकि समावेशी निर्वाचन का विचार हकीकत बन सके। बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार, सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। 2 दिनों तक चली इस बैठक के दौरान आयोग ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की बिगुल अब किसी भी समय बज सकती है। राजनीतिक दल तो पिछले कई महीनों से चुनावी मोड में है और राज्य भर में यात्राओं का दौर चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग भी झारखंड का दौरा कर चुनाव तैयारियों को लेकर संतुष्ट दिखा। अब बस हर किसी को दिल्ली में होने वाले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जिसमें औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होनी बाकी है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इन दिनों देश दुनिया के निवेशकों के लिए निवेश का उपयुक्त स्थान बन रहा है। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में राज्य को मिले निवेश प्रस्तावों के आंकड़े बयां कर रहे हैं। राज्य को पिछले 6 महीनों में 1,28,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार आगामी 27 सितंबर को सागर में निवेशक सम्मेलन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में इकोसिस्टम इन्वेस्टर फ्रेंडली है, लिहाजा राज्य की सरकार रेड कारपेट बिछाकर मध्य प्रदेश में देश दुनिया के निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 6 महीने में 1,28,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। सूबे के मुखिया मोहन यादव राज्य की ओर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए न सिर्फ राज्य के विभिन्न अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, बल्कि राज्य के बाहर मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों में भी जाकर निवेशकों से मिल रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में हौजरी एवं वस्त्र निर्माण, लॉजिस्टिक, स्टील, मिश्र धातु निर्माण और आईटी के क्षेत्र की कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ 4 राउंड टेबल मीटिंग्स की। बैठक में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार के अवसरों पर भी चर्चा हुई। मुझे संतोष है इस बात का कि जब मैं अपने प्रदेश में ये काम कर रहा हूँ तो जहाँ बड़े निवेशक रहते हैं ऐसे बड़े शहरों में भी लगातार जाकर के उनको आमंत्रित करने का, उनके साथ संवाद करने का, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान और शासन की योजनाओं से वो कैसे उपकृत हो सकते हैं। कोई भी निवेशक अपने धन की सुरक्षा भी चाहता है लेकिन भविष्य की संभावना को भी टटोलता है। ऐसे में जब उनसे संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। इतना ही नहीं,
राज्य सरकार इस महीने की 27 तारीख को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके समृद्ध बुंदेलखंड की तस्वीर निवेशकों के सामने रखने जा रही है। बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले राज्य सरकार मालवा, चंबल और महाकौशल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर वहां की खूबियों को निवेशकों को बता चुकी है। अब बुंदेलखंड के बाद राज्य सरकार का फोकस विंध्याचल की ओर है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में निवेश जो कि लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आ चुके हैं, ये बहुत ही बेहतरीन अनुभूति देते हैं। इसका पूरा श्रेय मध्य प्रदेश शासन की निरंतरता को है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मार्च के महीने में उज्जैन में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कराया था, जिसमें 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। जबलपुर में हुई दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। पिछले महीने ग्वालियर में हुई तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। अगस्त महीने में डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में निवेशकों के साथ राउंड टेबल और 1-to-1 चर्चा की, जिसमें राज्य सरकार को करीब 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। तो वहीं हाल ही में कोलकाता में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यानी मार्च से लेकर अब तक राज्य को करीब 1,28,000 से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि राज्य में उद्योग धंधे लगेंगे तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 2025 की अगर बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के उद्योगपति मध्य प्रदेश आने वाले हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के कई इलाकों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है, जो सेहत के लिए जहर के समान है। यूरेनियम को ज्यादा मात्रा वाले पानी पीने से कैंसर, हार्ट और लीवर और किडनी खराब होने तक की आशंका बन जाती है। दिल्ली के किस इलाके में बढ़ रही है भूजल में यूरेनियम की मात्रा और क्या कहती है केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक SK मोहिद्दीन से। दिल्ली के कई इलाकों में भूजल जहरीला हो चुका है। आखिर क्यों हो रहा है ये भूजल जहरीला? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक SK मोहिद्दीन साहब। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दिल्ली ऑफिस 103 क्षेत्रों में से वाटर सैंपल कलेक्ट करके हम लोग हर साल में 2 बार इसको एनालाइज कराते रहते हैं। 103 में से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लोकेशंस है वहाँ पर भूजल का गुणवत्ता, लवणों का गुणवत्ता 3000 माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर के हिसाब से ज़्यादा पाया गया है। ये बेसिकली इसलिए है कि जो ये पानी है, खारा पानी है उस जगहों में, उसके वजह से यहाँ ये पानी खारा पानी की वजह से ये, और इस जगहों में जब पानी ज़्यादा पंप करने की वजह से जो ज़मीन में नीचे खारापन है वो ऊपर आ रहा है, उसके वजह से यहाँ खारा पानी होते जाता है। उसके अलावा गुणवत्ता के अलावा नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम और आर्सेनिक, इनका गुणवत्ता भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है। यूरेनियम स्पेशली जो 2017 में 5 लोकेशन में मिलता था, आज 10 लोकेशन में यूरेनियम मिला हुआ है। यूरेनियम इसलिए जहरीला है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके वजह से इसमें कैंसर का कारण बनता है और इसके वजह से ये गुणवत्ता खराब होते जा रहा है। सर, अगर इलाकों की बात की जाए, आखिर क्यों यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है और कौन कौन से दिल्ली के इलाके हैं जहां प्रभावित हैं? ये इलाके ज़्यादा सा वेस्ट दिल्ली में जहाँ पर खारा पानी ज़्यादा है उसी जगहों में पाया जाता है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इन इलाकों में ही यूरेनियम ज़्यादा पाया गया है। ये यूरेनियम यूजुअली सॉइल से निकलता है, उसके वजह से ऐसा हो जाता है कि वो सॉइल से बाद में धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में आने लगता है और उसके वजह से ये बढ़ते जा रहा है। सर, अगर सामान्य भाषा में कहें कि यूरेनियम आखिर क्यों प्रभावित करता है, जहरीला क्यों बनाता है? 0.03 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए पीने के पानी के योग्य करने के लिए, मगर यहाँ पर ये 10 लोकेशंस में ये गुणवत्ता 0.03 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा मिल रहा है। कौन कौन सी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं, क्या खतरा रह सकता है? इससे कैंसर पैदा करने का खतरा ज़्यादा होता है
और इसके अलावा पेट का प्रॉब्लम भी होते हैं इससे थोड़ा सा, इसके बेसिकली कैंसर पैदा करने का खतरा होता है। तो ये थे दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक साहब जो बता रहे थे किस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है, जो भूजल है वो कहीं ना कहीं खतरनाक बना हुआ है, तो हो सके तो इसको पीना नहीं चाहिए। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ऐसी मान्यता है कि प्रेतशिला में पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भगवान राम ने भी ब्रह्मकुंड में स्नान कर यहाँ पिंडदान किया था। देखिए गया से हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए अलग अलग स्थान पर पिंड का दान किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिहार की गया में चर्चित पितृपक्ष मेला चल रहा है। ये मेला 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 45 पिंड वेदियों पर पिंडदान का विधान है। प्रेतशिला भी इन्हीं वेदियों में से एक है। प्रेतशिला में पिंडदान से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, श्राद्ध कहीं पर भी करोगे, पिंड इस स्थान पर दोगे, पिता माता भाई बंधु इष्ट मित्र अकाल मृत्यु से जो मर जाते हैं सभी का पिंड इस स्थान पर पड़ेगा, तभी उस प्राणी का मुक्ति है। और इधर उधर देने से, रास्ता में पिंड छोड़ने से उसका मुक्ति नहीं है। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, ऐसे पितृ प्रेत योनि में चले जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेतशिला पिंडवेदी पर उनका वास होता है। इसे लेकर पिंडदान अपने पितरों को प्रेत योनि की बाधा से मुक्त कराने के लिए यहाँ पिंडदान श्राद्ध करते हैं। पितृदोष दूर हो, ये प्रेतशिला है। यहाँ का क्या महत्व है? प्रेत आत्मा है बसे हुए, इनके प्रकर्म में लगाने से प्रेत आत्मा का वास है, यहाँ छुटकारा हो जाता है प्रेत आत्मा। प्रेतशिला कुंड प्रेतशिला पहाड़ की तराई में है और वेदी पर्वत के शिखर पर स्थित है, जहां 663 सीढ़ियां चढ़कर पिंडदानी प्रेतशिला पिंडवेदी तक पहुंचते हैं। प्रेतशिला वेदी से सटे पश्चिम में एक बड़ा शिला है। ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु से मरने वाले पितरों का पिंडदान सत्तू से किया जाता है। वहीं पिंडदान के बाद सत्तू को उड़ाया जाता है, जिसे पितर प्राप्त करते हैं। प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे 3 कुंड हैं। इन्हें निग्रा कुंड, सुख कुंड और सीता कुंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्म कुंड भी है, जहाँ पिंडदानी पहुंचकर सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर पिंडदान श्राद्ध करते हैं। प्रेतशिला को लेकर ये मान्यता है कि अकाल मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो यहाँ पिंड दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिरी पिंड पितरों को वैतरणी में दी जाती है।
टीडी न्यूज़ के लिए गया से मथुरेश नारायण। और इसी के साथ ही भारत@7 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।